हम्म। क्या कर रहा है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार भाई, काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे। सभी के सभी लाइव हैं। जल्दी से सभी वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए और सारे के सारे मेरे भाई लाइव आ जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारे के सारे लाइव आ चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद जो है वो क्लास हो रही है, और जैसा कि पता था कि मैं अपने घर पर गया हुआ था, इस वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आज से धुआंधार तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, प्रॉपर वे में मेरे भाई। ठीक है, जितने हमारे एपिसोड्स बाकी हैं, जितनी हमारे क्लासेस बाकी हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम एक एक क्लास को करने वाले हैं। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो हमारा इजी से लेकर मॉडरेट हाई सभी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के एपिसोड को लेकर। तो 50 दिन 50 मैराथन में आज हमारा दिन है 17। ठीक है, और इस दिन में बात करते हैं तो आज हमने स्टार्ट किया मेरे भाई सबसे पहले मॉक टेस्ट से, क्योंकि एक मिक्स क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसके बाद कल से हम कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करने वाले हैं अपने टॉपिक को मेरे भाई। जल्दी से हर जगह पर आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करिए ऊपर वीडियो को। हाँ, चलिए, बहुत शानदार। ठीक है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मेरे भाई सभी यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छे। जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी ने अपना नोटिस निकाल दिया, और इस नोटिस में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पेपर है वो आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट है और 13 दिसंबर तक चलेगा। तो समय आपके पास काफ़ी कम है। इस कम समय में हमने आपके लिए काफ़ी कुछ प्लान किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि पेपर जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो हम आपके नंबर ऑफ़ क्लासेस को बढ़ा देंगे। तो उसी तरीके से अब से आपकी डेली क्लासेस चलेगी। और साथ में अगर हम बात करते हैं तो इस सैटरडे, जी हाँ बिल्कुल, इस सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे की धुआंधार आपकी प्रैक्टिस होगी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। क्योंकि ऑफलाइन में भी क्लासेस होती हैं, वहाँ के बच्चों को भी प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो इस वजह से हमने ऐसा सोचा है कि 4 घंटे तक सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को लगातार तरीके से मैथ्स की आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस होगी, और फिर उसके बाद रीजनिंग की भी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसका इवेंट आपके लिए बन चुका है मेरे भाई। तो शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट को लेकर। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी एक्साइटेड होंगे। ठीक है, सवालों का लेवल मैंने इजी, मॉडरेट, टफ हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने रखा हुआ है। ठीक है, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और सेशन को हर जगह पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले, इसके पहले हम आपको बता दें तो एक आपको हमने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन लगा मुझे यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पर टाइम एंड वर्क का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर टू फिनिश construction constructing a road in scheduled time. Sometime later, when a part of work had been completed, he realized that the work would get delayed by 3/4 of the scheduled time. So he at once doubled the number of worker and thus managed to finish the work on scheduled time. How much वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया हुआ है कि इसका आंसर आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है। देखते हैं कितने मेरे भाई इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट को लेकर। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो जो मॉक टेस्ट हमने सेट किया है वो हमने लेटेस्ट पैटर्न पर सेट किया है। जैसे हमने देखा कि CHSL के क्वेश्चन हो गए, CGL के क्वेश्चन हो गए, जो प्रीवियस के 2 सालों में आपके पूछे गए, पिछले 2 सालों में 2021 में और 2022 में, उनके आधार पर जो अपकमिंग पेपर हो सकता है, जिसकी संभावना आपके पेपर में आ सकती है, वो हमने सेट किया है। सवालों का लेवल इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, हाई भी रहेगा। हर तरह के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एकदम आसान लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्या बहुत ही आसान लेवल से शुरू करेंगे, धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बोला गया 40% ऑफ द मार्क्स आर पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, अ स्टूडेंट गेट 250 मार्क्स एंड फेल बाई 38 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। आसान सा सवाल कि उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर आप डेटा देखेंगे तो आसान से तरीके से कहा गया कि
कि देखो मेरे भाई, जैसे मान लो आप अपने ऊपर ये ले लो, आपको कितने अंक मिले, तो 250 अंक मिले, और उसके बाद आप 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। यानी टोटल पास करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए था, तो पास करने के लिए आपको ये 250 भी चाहिए था और आपको ये 38 भी चाहिए था, यानी पास करने के लिए टोटल मिलाकर कितना चाहिए था, 288 मार्क्स चाहिए था। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं आपको कि अरिथमेटिक में क्या होता है कि एक की वैल्यू दी गई होती है, दूसरे की वैल्यू मेरे भाई पता करनी होती है। तो हमने यहाँ पर कहा कि 250 और 38 यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 288। ये हमें पास करने का परसेंटेज है यानी पासिंग परसेंटेज है। और ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 40% का वैल्यू है। तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 40% से। सवाल में हमसे बोला गया मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम का मतलब कितना होता है बताइए कमेंट में। तो बोलेंगे सर मैक्सिमम का मतलब होता है 100% मार्क्स, यानी हम इसे 100% से गुना कर देंगे। 0 से आपका 0 खत्म, 4 से काटेंगे तो कुल मिलाकर 72 बार में, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 720। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना है, 720 है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल बहुत ही आसान लेवल के हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आसान लेवल का रखा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलेगी कुल मिलाकर आज के मॉक टेस्ट में, यहाँ पर आपको हमने टोटल 25 क्वेश्चन दिए हैं, और ये 25 क्वेश्चन आपको लगभग सारे टॉपिक्स के हैं, डीआई इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बाकी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपको। तो ये प्रिंटेबल पीडीएफ आपको क्लास के बाद हमारे टेलीग्राम से मेरे भाई मिल जाएगी, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है एवरेज का क्वेश्चन। क्या है सवाल देखिए, बोला गया द एवरेज ऑफ 3 नंबर ए बी एंड सी इज 2 मोर देन सी, ठीक है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48 इफ डी इज 10 लेस देन सी, द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज। बहुत ही प्यारा औसत का सवाल कि ए बी और सी तीन संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का औसत जो है वो सी से 2 अधिक है। उसके बाद यहाँ बोला गया ए और बी का जो औसत है वो मेरे भाई 48 है। यदि डी सी से 10 कम है तो डी का औसत याद करिए कि डी का मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर तो सी और डी का, तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए कि सी और डी का औसत कितना होगा, बताइए कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर। बहुत शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है औसत का। आप बोलेंगे सर देखिए एवरेज ऑफ 3 नंबर ए बी एंड सी, यानी 3 संख्याओं का औसत, तो औसत हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 संख्याओं का औसत हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ठीक है। और ये जो औसत है हमारा ये क्या है, तो बोला गया है 2 मोर देन सी, यानी ये हमारा सी से कितना ज्यादा है, तो सी से हमारा ये 2 ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48। साथ में हमें यहाँ पर एक और डेटा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इनको हम साइड में लिख लेते हैं कि 3 संख्याओं का जो हमारा औसत है, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा बराबर है सी से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ए और बी का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना है, तो ए और बी का हमारा औसत 48 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, कहा गया कि इफ डी इज 10 लेस देन सी, यानी अगर डी की वैल्यू जो है वो सी से भी कितनी कम है, तो 10 कम है। तो उसके बाद हमसे कहा गया कि बताओ मेरे भाई यहाँ पर सी और डी का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना है, ठीक है, सी और डी का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू पता कर सकते हो, तो a प्लस बी का औसत हमारा 48 है, तो a प्लस बी की वैल्यू 48 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू रखते हैं तो हमें यहाँ c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ निकलेगी और उसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारा d का वैल्यू निकल के चला आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर c और d का क्या बता देंगे, तो औसत बता देंगे। समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 96 है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारा इतना है, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 96। 96 प्लस सी बराबर हो जाएगा, इस 3 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करिए तो बोलेंगे सर 3 इंटू सी हमारा 3c और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 96 में से 6 चला जाएगा तो हमारा 90 आ जाएगा, 3c में से c चला जाएगा तो हमारा 2c आ जाएगा, 2 से हमारा खत्म हो गया तो c का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, c का मान हमारा 45 आ जाएगा। अगर हमारा c का मान 45 आ जाएगा तो उस c की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो d का मान कितना आ जाएगा, तो 45 में से 10 गया यानी d का मान कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। सवाल में हमसे क्या बोला है, तो सवाल में हमसे कहा है c और d का औसत बताइए, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए c का मान 45 है,
डी का मान हमारा 35 है, दोनों को जोड़ के हम यहाँ पर आधा कर देंगे। सर 80 का आधा कितना होता है? 40 होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार भाई। स्नेहा, राहुल, कृष्णा, महिमा, योगेश, शुभम, बहुत शानदार। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे मेरे भाई, लाइक करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत दे दिया गया था, फिर ए और बी की औसत दे दिया गया था, फिर उसके बाद डी का रिलेशन दे दिया था, और यहाँ से हमें किसका पूछा गया था? सी तथा डी का मान हमसे पूछा गया था। आ जाइए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये जो मॉक टेस्ट हमने सेट किया है वो लेटेस्ट पैटर्न पर सेट किया है, और आपको पता है कि आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 2 नए टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि मेंस में ही उसमें क्वेश्चन आएंगे, प्री में भी क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपने अभी देखा कि CHSL में स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में भी और 2022 में भी। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो मीन, मीडियन और मोड तीनों पर सवाल बढ़िया तरीके से पूछा जा रहा है। कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स की एक वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है, अगर आप सर्च करेंगे स्टैटिस्टिक्स बाय आदित्य रंजन यानी संख्यांकिकी, तो आपको पूरी मेरी वीडियो मिल जाएगी। उसमें आप कंप्लीट मीन, मीडियन और मोड आप तीनों पढ़ पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं इस वाले सवाल को लेकर। व्हाट इज द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है? आसान भाषा में बोले तो देखो, मीडियन हमें रिकॉग्नाइज करना होता है किसकी मीडियन क्या है क्या नहीं है। तो मीडियन निकालने के लिए कभी भी इस बात को ध्यान रखें, छोटा सा काम करना होता है, ज़्यादा नहीं। पहली बात, आपको जितने भी डेटा दिए गए होते हैं ना, सबको आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी यहाँ पर बढ़ते क्रम में उनको अरेंज कर दीजिए, फिट कर दीजिए। यानी सबसे पहले जो सबसे छोटी डेटा है उसको आप यहाँ पहले लिखेंगे, तो -1 को आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? तो 2 है और 2 है, तो आप यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप किसको लिखेंगे? तो आप उसके बाद 3 को लिखेंगे। फिर 6, 8 और 9 आ गया, तो 6, 8 और 9 आप यहाँ पर लिख दीजिए। आप यहाँ पर जब पढ़ते हैं ना मीडियन, तो मीडियन का मतलब मेरे भाई क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है यहाँ पर मीडियम। मीडियम मतलब आप ऐसे लीजिए कि सर जो बीच की डेटा है। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या हो गया? मध्य में जो रहे ना उसकी बात करते हैं हमेशा, मध्य में। तो मध्य में यहाँ पर कितने डेटा हो गए? तो देखो 2 तरीके से निकाला जाता है। एक हमारा होता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गए तो हम मीडियम कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन हो गए तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें यहाँ इनका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना है तो कितने डेटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल मिलाकर 7 डेटा है। तो 7 डेटा का बीच वाला जो होता है वही मीडियन होता है। यानी 3 डेटा इधर छोड़ दो, 3 डेटा इधर छोड़ दो, जो बीच वाला हो जाएगा वही क्या कहलाएगा? वही हमारा मीडियन कहलाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन हमें कैसे पता यहाँ पर कि यही बीच वाला डेटा है? तो इसके लिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आपके यहाँ पर जो मीडियन है ना, अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके और दिए गए हों, ऑड टर्म्स आपके दिए गए हों, तो जितना भी डेटा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा है, तो 7 + 1, यानी हमेशा याद रखना ऑड के लिए n+1/2 ये वाला जो टर्म होता है ना, ये वाला जो टर्म होता है मेरे भाई, यही टर्म आपके किसके बारे में बताता है? तो यही टर्म आपके मीडियन के बारे में बताता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 + 1 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। यानी फोर्थ टर्म आपको बताएगा कि मीडियन कितना है। तो 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म कौन है? 3 है। यानी आपकी माध्यिका कितनी होगी मेरे भाई? तो 3 होगी। इसीलिए करेक्ट आंसर कितना होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 डेटा होता, 7 के जगह पर कितना डेटा होता? 8 होता। एक और डेटा यहाँ पर लगा देते हैं, मान लो 10 नाम का, और तब हम बोलते हैं कि इसकी माध्यिका बताओ। तो उस केस में आप यहाँ पर देखो तो आपके यहाँ पर 4 डेटा इधर छांट दीजिए, देखिए 3 डेटा इधर छांट दीजिए, 3 डेटा इधर छांट दीजिए, कुल मिला के 2 डेटा बीच में बच जाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो या इन दोनों का औसत निकाल दो, वो आपका मीडियन कहलाता। यानी 3 और 6 9, 9 का आधा 4.5 होता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाता? 4.5 हो जाता। जब और टर्म होते हैं तो उनमें एक जोड़कर हाफ कर दिया जाता है। ठीक है, और जब हमारे इवन टर्म होते हैं तो n/2 और n+1/2 इन दोनों टर्म का जो हमारा औसत आता है हम उसे निकालते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। इस मीडियन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एक थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको सोचा था कि होमवर्क में देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम आपको अभी क्लास में करवा देते हैं। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में नहीं छोड़ा जा सकता है, क्लास में करवाएंगे। अब सवाल देखिए, थोड़ा सा एकदम नया क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर पूछा जा सकता है। सवाल में कहा गया है 15 कैंडिडेट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, कुल मिलाकर 15 लोग पेपर देने आते हैं। द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट हु पास इन द एग्जामिनेशन आर, जो पास किए हैं उनकी यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 9, 6, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 4, 7। व्हाट इज द मीडियन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द 15 कैंडिडेट। अब आपको यहाँ लगेगा कि यार सवाल में है ना गलती है, पूछो क्यों। सर ने कहा क्वेश्चन में कि भाई साहब यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं, तो 15 कैंडिडेट हैं, लेकिन वास्तविक तरीके से अगर आप देखें तो मार्क्स तो सिर्फ 10 लोगों के दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बाकी 5 लोग कहाँ गए। तो मेरे भाई सवाल में आपको बोला है कि 15 कैंडिडेट पेपर देने गए हैं, और उसमें यहाँ पर जो पास हुए हैं ना उनके मार्क्स दिए गए हैं, यानी जिनके मार्क्स नहीं दिए गए हैं वो क्या हो गए, वो फेल हो गए मेरे भाई। जिनके मार्क्स नहीं दिए हैं वो क्या हो गए, वो फेल हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कहा, जैसे मानो कि 15 कैंडिडेट हैं, उसमें 10 कैंडिडेट जो पास हुए हैं उनका नंबर दे दिया गया है, जो फेल हुए हैं उनका नंबर नहीं दिया गया है। हमें पूरे के पूरे 15 कैंडिडेट का मीडियन यानी क्या बताना है, माध्यिका बताना है। हम कैसे बताएंगे, तो मान लेते हैं जो फेल हो गए थे उनका नंबर कितना होगा, हो सकता है पहले वाले बंदू का A1 नंबर रहा होगा, दूसरे वाले बंदू का A2 रहा होगा, तीसरे वाले का A3 रहा होगा। ऐसे करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है, और यहाँ पर A5। ये उन लोगों की संख्या या उन लोगों के नंबर हैं जो हमारे फेल हो गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो पास हुए हैं उनके बारे में, उनके नंबर को क्या करना है। क्योंकि देखो कभी भी अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने का मैंने कहा ना एक ही तरीका होता है, और वो होता है कि सबसे पहले आप सभी डेटाओं को जो है वो मेरे भाई बढ़ते क्रम में लिखोगे, और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखने के बाद तब उसके बाद आप उनकी मीडियन निकालोगे। ठीक है, तो पहले हमारे लिए आवश्यक चीज क्या है कि पहले हम उनको बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले A1, A2, A3, A4, A5 ये हमने उन लोगों के नंबर लिख दिए हैं जो फेल हैं, क्योंकि जो फेल हैं उनके तो इनसे कम ही नंबर आएंगे ना, तो इनसे कम नंबर आएंगे यानी वो शुरू में रहे होंगे। हो सकता है पांचों को 0 मिला हो, तो 0, 0, 0 जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, तो इससे कम है तो शुरू रहेगा। उसके बाद बाकी जो लोग हैं उनके नंबर को लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे कम किसको आया है, तो सबसे कम 4 है, फिर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा पहले 4 और फिर उसके बाद 5। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम देखेंगे 6 हमारा 2 बार आया है, 7 हमारा 2 बार आया है, तो हमने यहाँ पर 6 को 2 बार लिख दिया कुल मिलाकर, और 7 को भी हमने कितनी बार लिख दिया, तो 2 बार लिख दिया है। ठीक है, 8 हमारा 2 बार आया है और 9 भी हमारा 2 बार आया है, तो हमने यहाँ पर 8 को भी 2 बार लिख दिया और हमने यहाँ पर 9 को भी 2 बार लिख दिया है। ठीक है, हमारे कुल मिलाकर कितने डेटा हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि कुल मिलाकर ये 15 डेटा दिए गए हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको मीडियन निकालना है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई कि n+1/2 वाला जो डेटा रहेगा, यानी ये वाला जो टर्म रहेगा, यही वाला टर्म आपको माध्यिका बताएगा। यही वाला टर्म क्या बताएगा, माध्यिका बताएगा, मीडियन बताएगा। कुल मिलाकर आपके 15 टर्म हैं, तो 15 जमा 1 16, 16 का आधा यानी 8वां टर्म जो है वो 8वां टर्म जो भी होगा वहीं आपका मीडियन होगा सवाल का, वहीं आपका माध्यिका होगा। तो अगर आप यहाँ 8वें टर्म को देखते हैं तो 5 टर्म तो आपके ये हो गए, ये 6ठा है, ये 7वां है, ये 8वां है। 8वां टर्म कितना है, 6 है, यानी इस सवाल में जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत शानदार। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 6 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए, वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, अगर आप वीडियो से कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें ही पता चले कि हाँ आपको मज़ा आ रहा है, आप काफ़ी कुछ नया सीख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। ठीक, आ जाइए, चलिए ज्योमेट्री का एक प्यारा सा क्वेश्चन बताइए जल्दी से। सुबह से आज क्लास ले रहा हूँ, ऑफलाइन हो गया, गुरुकुल हो गया, ऑनलाइन हो गया, बैचेस हो गए, हालत ख़राब है मेरी, एकदम थका थका सा हूँ। ठीक है, बैक टू बैक क्लासेस आज पूरे दिन चली है मेरी।
आ जाओ। अब ये सवाल देखो, ज्योमेट्री का ऐसा क्वेश्चन बढ़िया पेपर में पूछा जाता है। सवाल में कहा गया एक त्रिभुज एबीसी है, उसमें AB और AC हमारे बराबर है। P नाम का एक पॉइंट लिया गया है AB के ऊपर इस तरीके से कि AP PC CB बराबर है, तो एंगल A बताया गया। आप जब भी ज्यामिति के सवालों को देखते हैं तो कभी भी इस बात को ध्यान रखिए कि सवाल को देखते फोटो बनाना शुरू कर दीजिए। और फोटो बनाना यार कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ काम है मेरे भाई, टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर समझो, पहले ट्रायंगल ABC का जिक्र है ना, तो सबसे पहले आप क्या बनाओ, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ही बनाओ। ठीक है, कि ये आपने कहा सर ये A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। उसके बाद बोला गया AB और AC बराबर है, ये पूरा का पूरा AB और ये पूरा AC ये दोनों बराबर हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। P इज अ पॉइंट टेकन ऑन द साइड AB। ठीक है, इस AB पर P नाम का कोई बिंदु है, हो सकता है वो P नाम का बिंदु यहाँ पर हो। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि यदि बिंदु P AB पर इस प्रकार लिया जाता है कि AP PC और CB, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारा AP हो गया, ठीक है, फिर ये हमारा PC हो गया, ठीक है, और फिर ये हमारा BC हो गया, ये तीनों बराबर हैं, यानी जिनको भी हमने ब्लू कलर से बनाया है, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, तो उस केस में हमसे एंगल A का मान पूछा गया है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आप कह सकते हैं ज्योमेट्री का। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है रोहन गुज्जर कह रहा है 60-60-60 होगा। मेरे भाई ज़रूरी है कि 60-60-60 ही होगा? ज़रूरी है कि इक्विलेटरल ही होगा? ये बताइए, पहले बना तो लीजिए पहले। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आपने यहाँ पर देखा कि सर देखो, ये वाला लाइन इस वाले लाइन के बराबर और ये वाला लाइन इस वाले के बराबर है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम इन दो लाइनों के प्रॉपर्टी के आधार पर देखते हैं। कभी भी हमें अंदर से बाहर की तरफ आना होता है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाना होता। तो अगर हम देखेंगे तो ये दो रेखाएं अगर बराबर है तो इनके द्वारा बना हुआ कोण भी हमारा बराबर होगा, यानी ये लाइन जो एंगल बनाएगा और ये लाइन जो एंगल बनाएगा, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? तो जी हाँ, बराबर होंगे। यानी ये अल्फा और ये अल्फा दोनों के दोनों मेरे भाई क्या होंगे? बराबर होंगे। अब जैसा कि आपने ट्रायंगल के अंदर पढ़ा है, तो ट्रायंगल के अंदर आपने क्या पढ़ा? आपने यहाँ पर ये पढ़ा कि अगर ये दो लाइनें बराबर हैं तो इनके द्वारा बना हुआ कोण भी बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया हमारा, कोई बात नहीं। आपने एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ा है, ठीक है, कि अगर ये एंगल अल्फा है और अगर ये एंगल अल्फा है तो जो बाहर वाला कोण होता है ना मेरे भाई, ये एक्सटीरियर, यानी इन दो के अपोजिट, या ऐसे कह लो ये दो कोण है, तो जो तीसरा वाला कोण रहेगा ना उसका अपोजिट वाला एंगल इन दोनों का जोड़ होता है। अल्फा अल्फा कितना हो जाता है? 2 अल्फा। तो उसी तरीके से मेरे भाई अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो तीसरे एंगल का अपोजिट वाला, यानी ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा दादा। ठीक है, अब समझिए वापस से वही गुण आप यहाँ पर भी लगाइए। जैसे आपको दिखा कि ये वाली भुजा हरी वाली और ये वाली भुजा दोनों के दोनों बराबर हैं, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके द्वारा बना कोण भी बराबर होगा। अगर ये 2 अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब जब बच्चा यहाँ पर आता है ना तो उसको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, वो सोचता है चलो यहाँ तक आ गए तो आगे क्या करें, तो आप आगे सबसे पहली लाइन को ही इस्तेमाल करो जो दिया गया था, AB बराबर AC। AB बराबर AC, यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आपका ये जो रेड वाला लाइन है पूरा का पूरा और ये वाला लाइन है, ये दोनों बराबर हैं। यानी ये अगर पूरा का पूरा 2 अल्फा है तो ये पूरा का पूरा भी कितना होगा? 2 अल्फा होगा। उस अल्फा में अगर ये अल्फा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, कि ये अगर 2 अल्फा है तो ये भी हमारा कितना होगा? 2 अल्फा होगा। क्वेश्चन में हमें एंगल A का मान पूछा गया है, यानी हमें अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। आप यहाँ पर चाहो तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख लो या पूरा का पूरा बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो, किसी भी तरीके से। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। ये वाला एंगल 2 अल्फा है, ये वाला एंगल 2 अल्फा है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो 2 2 4 और 1 5। तो बोलेंगे सर 5 अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 180 है। तो अल्फा की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी? तो 36 आ जाएगी। तो एंगल ए की वैल्यू अल्फा यानी उसकी वैल्यू 36 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? C फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनके कट गए हैं कितने? 2.5 नंबर। ठीक है,
सर डेली मॉक चलेगा? नहीं मेरे भाई, डेली मॉक नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट आपका आज है और कल से आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। काफ़ी चैप्टर्स मैंने 50 दिन 50 मैराथन में करा दिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे भाई बता दूं, 50 दिन 50 मैराथन एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ करा रहा हूँ सीजीएल और सीपीओ को लेकर, ठीक है, जो आपके जीडी के पेपर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसकी शुरुआत मैंने आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए आपको बहुत एक बेटर एज मिल जाएगा। बहुत पहले से ये सीरीज़ को हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब पेपर आएगा तो बच्चों को कंटेंट की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होगी। लास्ट टाइम पर वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ऐसा उनको महसूस होगा। इस वजह से मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ सारे काम करा रखे हैं। आप रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही प्यार तरीके से 50 दिन 50 मैराथन भाई आदित्य रंजन सर में जाइएगा। 20 क्लासेस ऑलरेडी मेरे भाई इसमें हो रखी हैं और ये आपको एक बहुत ही एज देगी मेरे भाई। इसलिए मैंने कहा ना, 50 दिन में 20 दिन हो चुके हैं और अभी आपके 30 दिन बचे हुए हैं और इन 30 दिनों में हम आपको पूरा का पूरा 30 क्लासेस करवा देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शुरुआत किया था डीआई से। डीआई में टोटल मिलाकर आपके 4 क्लासेस करवाए थे। पहला हमारा टेबुलर डीआई, दूसरा हमारा पार चार्ट, फिर बार ग्राफ, फिर मिक्स डीआई, फिर उसके बाद अलजेब्रा हो चुका है आपका। बीच बीच में मैंने मॉक टेस्ट भी करवाया है। फिर अलजेब्रा के बाद फिर आपका ट्रिगो हो चुका है। ट्रिगो के बाद आपका फिर अर्थमेटिक में थोड़ा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इस तरीके से करके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आप लोगों को, जिसका काफ़ी ज़्यादा एज आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट मैथ का पूरा रिविजन इन 50 वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इन 50 वीडियो को देख के चला जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा एज मिलने वाला है उसके मैथ्स में। ठीक है, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है 50 डेज 50 मैराथन की ज़बरदस्त प्रैक्टिस। इसकी जितनी भी प्रिंटेबल शीट्स हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम पर अपलोडेड हैं। दोनों टेलीग्राम में हमारे रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं रखा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है, यदि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है और दुकानदार ग्राहक को 10% और X% की लगातार 2 डिस्काउंट देता है, यदि ग्राहक घड़ी के लिए 1224 रुपये अदा करता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कि ये जो X का मान हमेशा पूछा जाता है, क्या X का कोई मान होता है? ये बताओ पहले। हैं भाई साहब, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, गणित में और जीवन में यही कंट्रोवर्सी है। ठीक है, जीवन कहता है X का कोई मान नहीं होता और गणित कहता है सारा मान X का ही होता है। ठीक है, वीओडी बैच की वैलिडिटी कब तक की होगी मेरे भाई? तो वीओडी बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आ जाइए, तो सवाल में यहाँ पर मार्केट प्राइस बोला गया 1600 रुपये। ठीक है, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, एक 10% का और एक X% का, और उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। जब भी ऐसे सवाल आपको दिया जाए ना कि इनिशियल वैल्यू दिया है, फाइनल वैल्यू दिया है, बीच का गायब है, या फिर ऐसा किया गया हो इनिशियल दे दिया हो, बीच के डेटा दे दिए हो, फाइनल गायब हो, हमेशा ऐसे सवालों में सीरीज मेथड लगाओ, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, सीरीज मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य आपका कितना है, तो 1600 रुपये है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। पहला डिस्काउंट अगर आप देखेंगे तो 10% का मिल गया। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट मिल गया तो क्या बोलेंगे, 100 में 10 का डिस्काउंट, यानी ये वैल्यू अपने आप का कितना हो गया, 90/100। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर देखो ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस अपने आप में 100 होती है, इसमें 10 का डिस्काउंट 100 - 10, यानी हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 90 की निकालनी है। उसी तरीके से अब यहाँ बात करते हैं दूसरे डिस्काउंट की। दूसरा डिस्काउंट कितना है, X का। क्या X का कहीं पर भी कोई जिक्र है? तो नहीं, यानी यहाँ पर बोलेंगे कि सर अब जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 100 की होगी, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो 100 - X की निकालनी है। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 2 डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1224 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट को घटा दिया जाता है। जैसे 100 में से 10 को घटा दिया तो 90 आ गया, उसी तरीके से मेरे भाई 100 में से 100 घटा दिया तो 100 - X आ गया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, आपने देखा सर 2 जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो पूरा का पूरा खत्म हो गया, 4 4 8 और 1 9, यानी ये पूरा का पूरा 9 से खत्म हो जाएगा। कितनी बार में, 9 का 1 गुना 9, 32 आ चुका है, तो 9 का 3 गुना 27, और 6 गुना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्या 16 से ये पूरा का पूरा डेटा जाएगा? बताइए जल्दी से। ठीक है, 16 से पूरा का पूरा डेटा जाएगा आपका। ये 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 से आपका ये कटेगा 8 बार में, और 2 से आपका ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, 8 से हम इसे काटें तो पूरा का पूरा 8 का 1 बार में 8, ठीक है,
56, 8 का 7 गुना 56। तो हम बोलेंगे सर 100 माइनस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 17 का 5 गुना 85 हो गई सर। 85 इधर आएगा, 100 से कम हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी सर। कितना आंसर हो जाएगा, 15%। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो यार, मॉक टेस्ट का मतलब सीधा सा होता है कि हमसे पहले आप आंसर दे दीजिए, तभी तो पता चलेगा ना कि आपकी प्रिपरेशन बहुत पहले से है। मॉक टेस्ट आपको तैयारी करवाता है, ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन आप और पहले से तैयार हो। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं तो उस केस में जब हम पढ़ाएंगे तो उसके आधार पर आप समझकर आंसर देंगे, लेकिन जब मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपको सभी चीज़ें आती हैं और आप इस रेस में तभी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बाकी बच्चों में कोशिश करिए कि आप अपना कंपटीशन थोड़ा ऊपर बढ़ाइए और आप अपना आंसर बहुत पहले देने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि आंसर आपको जो है गूगल करके दे देना है, नहीं, सॉल्व करके दीजिए। आप कैलकुलेशन को खुद करेंगे ना तो उससे आपकी कैलकुलेशन बेहतर होगी। कभी भी एक टीचर के कैलकुलेशन से स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होता है, स्टूडेंट को फ़ायदा कभी भी उसके अपने कैलकुलेशन से होता है। मेरा मानना है कि अगर आपको अपनी कैलकुलेशन सुधारनी है तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। 18 को 422 के साथ गुना करने पे कितना आएगा ये आपको खुद गुना करके देखना पड़ेगा। वीडियो देखने से तो मज़ा आता है, चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, बेहतर है, लेकिन कैलकुलेशन सुधरती तब है जब आप खुद कैलकुलेट करें। ठीक है, तो दूसरों के आंसर को देख के कॉपी ना करें, खुद कैलकुलेट किया करें, वो ज़्यादा अच्छा है। आ जाइए, टाइम एंड वर्क का एक प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे सवाल में, वो देखिए। सवाल में हमसे कहा गया कि प्रवीण इज 25% मोर एफिशिएंट देन रवीना, ठीक है, टू कंप्लीट द सेम वर्क and Ravina can do it work in 20 days. Find the total time taken to complete the work by Praveen. कहने का मतलब है कि प्रवीण सामान्य कार्य को पूरा करने में रवीना की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले प्रवीण और उसके बाद किसके बारे में, रवीना के बारे में बात करते हैं यहाँ पर इनके एफिशिएंसी को लेकर, क्षमता को लेकर। तो प्रवीण 25% ज़्यादा एफिशिएंट है रवीना से। जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू दे तुरंत आप उसको फ्रैक्शन में बदलिए। इस 25% का मान हमारा कितना है, 1/4 है। यानी अगर हम बात करते हैं कि रवीना की क्षमता 4 है तो प्रवीण की क्षमता 4 में एक ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो आप वहाँ एक बात अच्छे से ध्यान रखते हैं कि समय का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, तो समय एफिशिएंसी यानी क्षमता का उल्टा क्या हो जाता है, समय हो जाता है। यानी अगर ये 5 और 4 के अनुपात में है तो मेरे भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4 और 5 इनका समय हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 क्या हो जाएगा, इनका समय हो जाएगा। अब सवाल में अगर देखें तो बोला गया रवीना उस काम को 20 दिनों में कर सकती है तो प्रवीण कितने दिनों में करेगा। यानी रवीना का समय दिया गया है और रवीना का समय कितना दिया गया, 20 दिन, तो प्रवीण का समय पूछा गया कि प्रवीण का समय कितना होगा। यानी यहाँ पर इस 5 का मान 20 दिया गया है तो 4 का मान आपसे पूछा गया है। इस सवाल में हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे आप लोगों के लिए इस सवाल को बताने के बाद, ताकि एक जो गलत कंसेप्ट आप लोग लेकर चलते हैं वो आप लोग सुधार लें आज के बाद। जैसे आपने यहाँ पर देखा 5 का मान 20 है, यानी 5 अपने आप का कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो आपने भी यहाँ पर 4 का 4 गुना यहाँ पर 16 बताकर आंसर देकर अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया कि चलो इसका आंसर 16 होगा। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर कल के दिन इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता और सवाल में आपको यहाँ पर बस एक छोटा सा चेंज हो जाता, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता कि आपको यहाँ प्रवीण के जगह पर, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि अगर आपको इस सवाल में बस सारा कुछ सेम रहता, बस यहाँ पर ये हो जाता फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय प्रवीण एंड रवीना। अगर यहाँ पर सवाल में ये बोल देता कि प्रवीण और रवीना अगर मिलकर दोनों के दोनों काम करें, प्रवीण तथा रवीना मिलकर अगर काम करें, तो मेरे भैया बताइए ये सवाल आप कैसे बनाते हैं। फिर उस केस में आप सवाल को और लंबा लेकर जाते हैं। ठीक है, आप इसका समय 16 लेते, इसका समय 20 लेते, फिर आप AB/A+B का फॉर्मूला लगाते, जो कि सबसे घटिया काम होता। कभी भी टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो आप इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में मैंने कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए भी हैं। ऐसे सवाल को आसानी से करने के लिए एक छोटी सी बात को ध्यान रखना, हमेशा सवाल में ये पकड़ना कि आपका समय किसका दिया गया है। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये बात बोला गया है कि इससे 25% ज़्यादा क्षमतावान ये है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो रवीना उस काम को कर सकती है कितने दिनों में, तो रवीना उस काम को 20 दिनों में कर सकती है। और बोला गया है कि प्रवीण और रवीना दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे सवालों में कभी भी आप टोटल वर्क निकालने की कोशिश किया करो मेरे भाई। ठीक है, और टोटल वर्क निकलता कैसे है, तो टोटल वर्क एफिशिएंसी और टाइम दोनों से निकलता है।
वैसे सवालों में आप हमेशा ये देखा करो कि किसकी एफिशिएंसी और किसका टाइम दोनों दिया गया है, क्योंकि जिसका दोनों वैल्यू दिया गया होगा तो उससे तुरंत वैल्यू वर्क आ जाएगा। जैसे रवीना का समय दिया है और रवीना की क्षमता दी है तो तुरंत वर्क निकाल लो। रवीना की क्षमता को रवीना के टाइम के साथ, यानी 4 × 20 कितना हो जाएगा, तो 80 यूनिट आपका वर्क हो जाएगा बस। अगर मान लो प्रवीण का समय दिया होता तो प्रवीण के समय को प्रवीण की क्षमता के साथ गुना करके यहाँ प्रवीण का निकाल दो, वर्क हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि यही काम हमको करवाना है प्रवीण और रवीना दोनों से। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। काम हमें कितना करवाना है, 80, और किससे किससे, प्रवीण रवीना दोनों से, यानी 5 और 4 हो जाएगा हमारा 9। तो उस केस में आंसर हमारा 80/9 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा ट्विस्ट करके आगे ये बोल देता कि प्रवीण और रवीना दोनों के कारण कितना समय लगा बताइए, तो सबसे पहले आप काम को निकालते और इस काम को आप दोनों से करवाते, तो 80/9 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है भाई, समझ गए आप यहाँ पे। तो चीज़ें सिस्टमेटिक वे में लेके चलनी है। कंसेप्ट ऐसा किंग होता है जो सवालों को कितना भी घुमा दो तो आपका उससे कोई फ़र्क नहीं बदलेगा, लेकिन जिसने शॉर्ट ट्रिक पर अपनी ज़िंदगी जी है ना, तो वो हर जगह फंसेगा जाके। शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जीना मेरे भाई, कंसेप्ट बना बना के पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ताकि सवालों का लेवल कैसा भी रहे तो हमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए। एक प्यारा सा क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी हम लोग देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहेंगे जनाब। ठीक है, आ जाइए। सवाल में कहा गया है अ कार ट्रैवलिंग विथ 5/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड कवर 42 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड। व्हाट इज़ द यूजुअल स्पीड ऑफ कार। उस कार्य की समान गति क्या है। कहने का मतलब क्या है कि अपनी सामान्य गति की 5/7 की यात्रा करने वाली कार 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में 42 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ठीक है, तो कार की यहाँ पर सामान्य गति ज्ञात करिए कि कार्य की समान गति क्या होगी। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर कि सामान्य गति क्या होगी। बताइए, कार्य की समान गति बतानी है आपको। कार्य की समान गति, ट्राई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बच्चे इसका आंसर 35 बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, अब आपने यहाँ पर कहा कि सर देखो, हम यहाँ पर 42 किलोमीटर की दूरी को सबसे पहली बात इतने मिनट में तय कर रहे हैं। आप यहाँ पर 5/7 को गोली मार दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको भूल जाइए। फिलहाल आप इस पर नज़र दौड़ाइए कि आपने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है और कितना समय आपको लगा है। तो आपने कहा कि सर 42 किलोमीटर की दूरी तय की है, समय हमें यहाँ पर इतना लगा है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, काम करिए आप यहाँ पर जो भी है आप अपने स्पीड को सबसे पहले तो यहाँ पर जो है निकालिए कि आपकी स्पीड की वैल्यू कितनी है। तो स्पीड बराबर मेरे भाई क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। आपने कितना डिस्टेंस तय किया है, तो आपने 42 किलोमीटर तय किया है। 42 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, या फिर हम पूरा का पूरा अगर लेकर चलें तो काफ़ी लंबा, फिर और समय को अगर हम देखें तो समय को हम पूरा सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। तो समय को यहाँ पर हम पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट मारते हैं, समय में। तो हम बोलेंगे सर 1 घंटा यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा फिर हो जाएगा आपका 40 मिनट और फिर मेरे भाई हो जाएगा 48 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर सब कुछ सेकंड में बदलिए। आप सबसे पहले यहाँ देखिए तो यहाँ पर कितने सेकंड हैं टोटल, तो ये 48 सेकंड है, तो इसको 48 रहने दीजिए। 40 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 60 से आप इसे गुना करेंगे तो ये 60 × 40 हमारा कितना हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 1 घंटे के अंदर कितना सेकंड होता है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड, यानी कुल मिलाकर 1 घंटे के अंदर आपका हो जाएगा 3600 सेकंड मेरे भाई। तो जब आप सभी को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर कितना होगा, 3 2 5 और ये 6048 सेकंड, यानी समय की बात करें तो हमें इतना सेकंड लगा है। ठीक है, तो हमने इतने की दूरी तय की है और समय हमें कितना लगा है, तो 6048 सेकंड हमें लगा है। अब यहाँ पर ये हमारा आ गया स्पीड।
ठीक है, इतना मीटर इतना सेकंड हमारा रफ्तार आ चुका है। आप सवाल में देखेंगे तो उस कार ने अपने यूजुअल स्पीड के 5/7 से ही ट्रेवल किया था। ठीक है, यानी जो स्पीड है ना ये घटा हुआ स्पीड है। यानी अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं अपने स्पीड के, जैसे मानो यहाँ पर अगर हम बात करूँ, अगर मैं अपने स्पीड के 5/7 से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी ये वैल्यू है। तो इस स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, तो ये 5 यहाँ नीचे चला जाएगा और ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं स्पीड निकालने की तो हम बोलेंगे सर ये जो स्पीड है ये 5 की वैल्यू है, हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 7 की निकालनी है। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 7 की निकालनी है। अब जरा आप ऑप्शंस को देखो तो सारे ऑप्शंस आपको किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं। ठीक है, आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में, जैसे मैंने हमेशा से कहा कि मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो यानी छोटी से बड़ी वैल्यू में हम जा रहे हैं। छोटी से बड़ी वैल्यू में जाएंगे तो 18 बटे क्या करेंगे, 5 से हम गुना कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? तो यानी इस वैल्यू को किससे गुना कर दो आप, 18/5 से गुना कर दो। और अगर किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में आ रहे हैं तो 5/18 से गुना करना होता है। ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, जहाँ पर आपने अपनी रफ्तार निकाली, फिर आपने बताया ये 5 का मान है तो 7 का निकालना है, फिर 18/5 से आपने गुना किया। ठीक है, आप यहाँ पर जो है आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, या आगे चल के थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद डिजिटल सम का भी यहाँ पर जो है वो एक तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर ये जो संख्या है यहाँ पर 7 से कटेगी, हाँ कटेगी, लेकिन 7 से ये ज़्यादा नहीं कटेगी तो आप यहाँ ऑप्शंस में 7 का मल्टीपल भी ढूंढ के आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लो। जैसे पहले 9 से काटो आप यहाँ, तो 9 से आपका 6 बार में 54 आ जाएगा। ठीक है, और 54 आ जाएगा तो 64, 9 का 7 गुना 63, 9 का 2 गुना 18, और ये 9 से आपका 2 बार में चला जाएगा। 2 से आप और काट लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 का 3 गुना 6, 2 का 3 गुना 6 और 2 का इतना हो जाएगा। 7 से अगर आप काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर आप काट लीजिए, 7 का यहाँ पर 4 गुना 28 और 7 अठे 56। ये संख्या 7 से नहीं कट रही है लेकिन इसके अंदर 7 मौजूद है, यानी जो आंसर आएगा 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप और मेरे भाई सॉल्व कर लो, किसी ने आपको रोका नहीं है। आप जैसे काटोगे 5 और 5 25, 25 से काटोगे तो पूरा का पूरा 40 बार में जाएगा। 4 से आप काटोगे यहाँ पर 8 से काटोगे तो 5 बार में, 8 से काटोगे 6 बार में, 6 से काटोगे 7 बार में, कुल मिलाकर आपका 35 आ जाएगा। थोड़ा ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, इस वजह से आपको समय लगा, नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को, आसान डेटा होता तो कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि मैं थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन तो आसान हो सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकते हैं। समय का खेल था बस, यहाँ पर समय घंटा मिनट सेकंड सब में दिया था, तो यहाँ पर कंफर्टेबल तरीका था सेकंड में बदलना, और फिर यहाँ पर सेकंड में बदलने के बाद फिर किलोमीटर पर आवर में बदल के तब हमने आंसर यहाँ क्या किया बता दिया। ठीक है, अब एक छोटू सा क्वेश्चन आपके सामने। एक बच्चा कहता है सर 28 दिन बचे हैं, आप यहाँ सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाएंगे एग्ज़ाम के, प्लीज़ रिप्लाई करिए, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे भाई आपसे ज़्यादा चिंता हमें है। ठीक है, 20 वीडियो हमने करवा दी है, 30 वीडियो हमें और करवाने हैं, और थोड़ा हम और पहले करवाएंगे। इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि मैंने जो प्लान किया है वो ये किया है कि हर सैटरडे को मैं यहाँ पर कुल मिलाकर 4 घंटे या फिर आपको 6 घंटे की मैराथन में लेने वाला हूँ, जो मैराथन आपकी चलेगी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मेरे भाई। यानी ऑफलाइन में क्लासेस होंगी और आपको वो ऑनलाइन भी प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और इस 4-4, 6-6 घंटे की क्लासेस में आपका पूरा एक क्विक रिवीजन रहेगा। इसके अलावा आवश्यकता पड़ी तो हम कभी 2-2 घंटे, कभी 3-3 घंटे की भी आपके लिए क्लासेस ले लेंगे। संडे को क्लासेस नहीं होती थी तो अब संडे को भी क्लासेस लेंगे। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चों के, पूरे भारत में सभी बच्चे जितने भी हैं उनका पेपर एक ही दिसंबर को है, किसी का 2 दिसंबर को भी हो सकता है, किसी का 3 को भी हो सकता है, किसी का 10 को भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो गया तो हम 1 ही तक पढ़ाएंगे, 2 तारीख को तो पढ़ाएंगे ही नहीं। क्यों भैया, 1 से पेपर स्टार्ट है तो नहीं, हम तो 1 ही तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें हमने प्लान कर रखी है, हर चीज़ में मेरे भाई मेहनत लगती है। देखो यहाँ पर है ना, मेरे पास ऐसा समय हो गया है कि घर जाने तक का मेरे पास समय नहीं है।
ठीक है, आज पहला दिन ही आया हूँ और पहला दिन मैं सुबह से ही क्लासेस ले रहा हूँ। हालत मेरी ख़राब है बहुत ज़्यादा। बॉडी का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जहाँ पर पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना जैसे आप लोग भी देखते हो कि पहले दिन जब आप भी छुट्टी मनाकर घर से आते हो तो अचानक से आप लोगों की सिटिंग इतनी नहीं हो पाती है। लाइब्रेरी में जब आप पढ़ने जाते हैं तो पहला दिन होता है 4 घंटे की सिटिंग बनती है, 5 घंटे की बनती है, 6 घंटे की बनती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा आपके जीवन में कि 10 दिन के या 5 दिन के छुट्टी के बाद आओ और पहला दिन ही 12 घंटे पढ़ लो। ठीक है, वैसा नहीं होता। आदमी थोड़ा थोड़ा स्टेबल करता है, लेकिन मेरी हालत ऐसी है, सुबह 9 बजे से क्लास ले रहा हूँ और रात के 1 बजे तक लेना है। और पेशेंस बहुत है, 2 रेड बुल पी चुका हूँ मेरे भाई। ठीक है, क्या करोगे। हर जगह होता है ना, देखो एक चीज़ रहे कि यार एक जगह पर पढ़ाना है, एक काम है छोटा सा, तो चलो समझ में भी आए। ठीक है कि हाँ सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, ऑफलाइन भी पढ़ाना है, गुरुकुल में भी पढ़ाना है, किताबों पर भी काम करना है, बच्चों से भी मिलना है, गाइडेंस भी होती है, 100 काम होते हैं दोस्त। ठीक है, आ जाओ चलो। सवाल भी देखो यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या कहा गया। आई इज द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एंगल एबीसी की वैल्यू दी है, एसीबी की वैल्यू दी है, बीआईसी पूछा है। आज ही मैं बैच में पढ़ा रहा था इंसेंटर क्या होता है। इंसेंटर पे छोटा सा क्वेश्चन आपका है, तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में चर्चा की गई है, तो हम यहाँ ट्रायंगल बना देते हैं। एंगल बी की वैल्यू हमें दी गई है, तो एंगल बी का मान हमारा 60 है, तो हमने बना दिया। एंगल सी का मान 50 है, वो हमने लिख दिया। आई हमारा इंसेंटर है। सबसे पहले ये इंसेंटर यानी अंतः केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये अंतः केंद्र होता क्या है। इंसेंटर हमारा वो पॉइंट होता है जहां पर सारे कोण समद्विभाजक यानी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जहां मिलेगा उसको हम इंसेंटर बोलते हैं। कभी भी अगर आपको इंसेंटर की यहाँ पर वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ BIC की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा ध्यान रखना BIC की जो वैल्यू आएगी वो हमारा हमेशा होता है 90 प्लस एंगल ए का आधा। 90 प्लस एंगल ए का मेरे भाई आधा, ये हमारा इंसेंटर का वैल्यू होता है। ठीक है, 90 प्लस एंगल ए का आधा हमारा क्या होता है, इंसेंटर का वैल्यू होता है। यानी अगर आपको इंसेंटर बताना है तो आपको एंगल ए बताना पड़ेगा और उसके आधे में 90 जोड़ देना पड़ेगा। अब आपको भी ये बात मेरे भाई पता है कि ये 60 हो गया और ये 50 हो गया, तो 60 और 50 110 है, और 110 है तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, तो 70 है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एंगल BIC को लेकर, तो एंगल BIC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 90 प्लस एंगल A/2, यानी यहाँ पर 70 का आधा, 70 का आधा कितना हो गया, 35। तो हम बोलेंगे सर कुल मिलाकर 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तो वही सारा पॉइंट यहाँ पर आपको इंसेंटर का पूरा थ्योरी हमने दे रखा है। ठीक है, जब आपको क्लास नोट सभी क्लास के बाद मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे इंसेंटर है तो मेरे भैया यहाँ पर एक एक्स सेंटर भी होगा। ठीक है, जैसे वो कभी आपके प्रेजेंट थे तो बाद में चल के एक्स हो गए या हो गई, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो था हमारा इंसेंटर था तो इसका एक एक्स भी है। ठीक है, और अगर इसके बारे में पढ़ना है तो मेरे भाई एक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कभी भी ऐसा पढ़ते हो कि लैला है मजनू नहीं है, लैला है तो मजनू भी है, हीर है तो रांझा भी है, तो इन सेंटर है तो एक्स सेंटर भी है। ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ पर कहीं पर भी देखोगे तो एक्स सेंटर शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी बुद्धि से समझना है इस सवाल को पढ़ के। तो पहले हम आपको एक्स सेंटर बता देते हैं कि एक्स सेंटर होता क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, तो जब भी आप एक कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, जब इनके अंदर के कोनों को आप मिलाते हैं ना, अंदर के कोण समद्विभाजकों को मिलाते हैं तो उसको इंसेंटर कहते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ एंगल बी को देख रहे हैं तो एंगल बी का एक बाहर वाला भी कोण है, उसी तरीके से आप यहाँ एंगल सी को देख रहे हैं तो एंगल सी का एक बाहर वाला भी कोण है। तो जब इसके बाहर वाले कोण को और इसके बाहर वाले कोण को दोनों को जब आप एक जगह पर मिला देते हैं ना, तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है एक्स सेंटर। यानी ये एक्स है मतलब ये बाहर है, इसके दिल के बाहर है, यानी बाहर जाके मौजूद है। तो ये जो एक्स सेंटर होता है ना, जैसे इन सेंटर की वैल्यू आपने अभी क्या पढ़ी थी, 90 प्लस एंगल ए का आधा। तो चूंकि ये x है और ये x है तो ये जीवन से बाहर जा चुका है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है, इसकी वैल्यू दोस्त कितनी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 90 माइनस एंगल A/2। और इसीलिए कहा जाता है कि इन सेंटर और एक्स सेंटर दोनों को जोड़ने पे प्लस A/2 माइनस A/2 खत्म, 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें भी यहाँ पर आपकी अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। तो जो ये सवाल है ये एक्स सेंटर पर ही है। ठीक है, आपको यहाँ कहा गया कि इन ट्रायंगल ABC, तो अगर हम यहाँ बात करें इन ट्रायंगल कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC
एंगल BAC की वैल्यू कितनी है 56, तो एंगल BAC का वैल्यू दोस्त कितना है, तो 56 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद बोला गया यहाँ पर कि भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E तक विस्तारित की जाती हैं, यानी यहाँ पर इस AB भुजा को थोड़ा बड़ा किया गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा किया गया है, और कहाँ तक किया गया है ये दोनों को बड़ा, ये हमारा B है और ये हमारा C है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए, कहाँ तक, तो D तक, और मेरे भाई यहाँ पर E तक एक्सटेंड किया गया, दोनों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इफ साइड AB एंड AC आर एक्सटेंडेड टू D एंड E, ठीक है, इफ BO एंड CO, यानी यहाँ पर BO हो चुका है और ये हमारा CO हो चुका है, ये कौन सी रेखा है, तो ये मेरे भाई इस लाइन का बाइसेक्टर है, और ये जो हमारा CO है इस लाइन का बाइसेक्टर है, यानी यही बात हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि भैया मेरे ये हमारा एक्स सेंटर है, जहाँ पर बाइसेक्टर मिलेंगे वहीं हमारा एक्स सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ इतना एंड इतना, फाइंड BOC, हमें BOC का मान बताना है, यानी ये वाला एंगल बताना है। तो इस वाले एंगल की वैल्यू हमें बतानी है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर 90 माइनस एंगल A/2 यहाँ पर। तो एंगल BOC की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो एंगल BOC की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस A/2, यानी यहाँ पर 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, घटा दीजिए सर, कितना वैल्यू आ जाएगा बताइए, 62 आएगा। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A4 आ भी जाओ, इस द सही उत्तर होगा। ठीक है 90 में से 28 घटाने पे किस किस का 52 आया, ये बता दो। बहुत अच्छे, 52 वाले भी हैं क्या, हैं? चलिए, अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिलती है दोस्त, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे, लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, आ जाइए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का ऐसा भी सवाल जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। सवाल को देखिए क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि देखो, दो संख्याओं का योग 135 है, ठीक है, और उनका HCF 9 है, यानी यहाँ पर महत्तम समावर्तक कितना है, 9 है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, ऐसे कितने पेयर हम बना सकते हैं मेरे भाई, कितने पेयर बना सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर, सम ऑफ टू नंबर इज 135, दो संख्याओं को जोड़ने पे कितना आएगा, तो दो संख्याओं को जोड़ने पे हमारा 135 आ जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया उनका HCF कितना है, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो HCF है दोस्त यहाँ पर, वो हमारा 9 है। ठीक है, और हमसे कहा गया ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार, एक छोटी सी बात को समझना, कभी भी अगर आप दो संख्याओं का HCF निकालते हो, तो वो HCF जो होता है ना, या वो जो दो संख्याएं होती हैं, वो HCF के ही मल्टीपल होती हैं। जैसे अगर कल के दिन हम आपको कह दें 3 का, या ऐसे समझ लीजिए 6 का, और आप एक तरीके से समझ लीजिए 15 का, इन दोनों का HCF बताइए, तो इन दोनों का HCF हमारा 3 होगा मेरे भाई। HCF का मतलब होता है वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को यहाँ पर विभाजित कर दे, तो वो सबसे बड़ी संख्या 3 है। अब जो ये संख्या है ना, ये कहीं ना कहीं 3 का ही मल्टीपल है, यानी 3 का कितना गुना है, 2 गुना है, और ये क्या है, तो 3 का 5 गुना है। यानी यहाँ पर अगर दो संख्याओं का आप कुछ HCF निकालते हैं, तो ये दोनों संख्याएं उस HCF का ही मल्टीपल होती हैं। ये 3x हो सकता है, ये 3y हो सकता है, जहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। तो उसी तरीके से जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि दो संख्याओं का जोड़ 135 है या कुछ भी है, और आपका HCF 9 दिया गया, तो आप ऐसे समझ लीजिए a की वैल्यू आपकी कितनी है, तो 9x है, और b की वैल्यू आपकी कितनी है, तो 9y है। मेरे भाई हमेशा ये संख्याएं दोनों 9 के ही मल्टीपल होंगी, और बराबर होगा कितने के, 135 के। आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी 135 आ चुकी है। 9 से हम काटेंगे तो यहाँ पर 1, ठीक है, और 5 बार में, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 15। अब हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका जोड़ 15 है, लेकिन दो ऐसी कोई भी मुंह उठा के संख्या नहीं ले लेनी है। ऐसे तो 1 और 14 भी 15 बनाएगा, 2 13 भी 15 बनाएगा, और काफ़ी सारे। लेकिन यहाँ पर हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि ये x और y आपस में को प्राइम होते हैं। को प्राइम कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे मानो दो संख्याओं को जोड़ने पर 15 आ जाएगा, यानी 1 और 14 भी तो 15 बना देगा, 2 और 13 भी तो 15 बना देगा, 3 और 12 भी 15 बना देगा, ठीक है, 4 और 11 भी 15 बना देगा। जो जो 15 बनाएगा लिखते चलो। 5 और 10 भी आपका 15 बनाएगा, 6 और 9 भी आपका 15 बनाएगा, 7 और 8 भी 15 बनाएगा। ये सारे 15 बना सकते हैं, लेकिन इसमें उस जोड़े को कभी मत लीजिए जिनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर होते हैं, क्योंकि जब इसे आप 9x और 9y कहते हैं ना, तो साफ तौर पर आप वहां कहते हैं कि x एंड y आर को प्राइम।
ठीक है। एक्स और वाई क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। ये कोप्राइम नहीं होंगे ना तो फिर HCF यहाँ पर कुछ और होगा। फिर यहाँ पर जैसे मानो अगर ये 2 और ये 4 होगा ना तो फिर उस केस में HCF कभी 9 होगा ही नहीं, 18 हो सकता है। इन्हें कोप्राइम होना पड़ेगा, यानी इनके अंदर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे 1 और 14 इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ले सकते हैं। 2 13 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ले सकते हैं। 3 और 12 में ये देखो दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी, यानी इसे हम नहीं ले सकते हैं। 4 11 ले सकते हैं। 5 और 10 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों 5 से कट जाते हैं। 6 और 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों 3 से कट जाते हैं। 7 और 8 ले सकते हैं। यानी कितने पेयर पॉसिबल हैं, 1 2 3 और 4। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए आप मेरी बातों को लेकर। तो हमें तरीके से चलना है, कायदे से चलना है, हवा हवाई में नहीं चलना कि हम किसी भी तरीके से आंसर देंगे। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप लगाते हैं, मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि आप कंसेप्ट पर फोकस किया करिए। कंसेप्ट आपको बहुत कुछ सिखाता है। कल के दिन यहाँ पर प्लस की जगह हो सकता था 2 संख्याओं का अंतर दे दे, ठीक है, या 2 संख्याओं का प्रोडक्ट दे दे, तो उस केस में आपको यहाँ पर सोचना था, ठीक है। कई सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं जहां पर सम के जगह पर डिफरेंस दे दिया गया है, प्रोडक्ट दे दिया गया है। तो उस केस में 9x इंटू 9y बराबर 135 होते, यहाँ पर x इंटू वाई हम 15 लेते, तो 2 संख्याओं का प्रोडक्ट लेते 15, तो 1 और 5 हो जाता, 1 15 हो जाता, 3 5 हो जाता। तो उस केस में 2 पेयर संभव होते हैं। तो कंसेप्ट बनाकर चलिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जो x और y होंगे वो क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। 1 और 14 क्यों आएगा, 1 और 14 इसीलिए आएगा क्योंकि इनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है इफ 7800 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/2 1/3 1/4। ठीक है मेरे भाई, 1 और 14 देखो, को प्राइम का मतलब पता है क्या होता है? को प्राइम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक को छोड़ के कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं हो जो दोनों को काट दे। अब जैसे देखोगे ना तो एक 2 में भी है और एक 13 में भी है, तो एक तो यहाँ पर भी है, लेकिन एक के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं बनी है जो इन दोनों को काट देती है। तो आप एक को देख के कंफ्यूज मत रहो कि यार एक तो ये भी है, एक तो ये भी है, ये तो गलत हो गया। नहीं, एक से मतलब नहीं है, कोई दूसरी संख्या एक के अलावा, उसको बोला जाता है को प्राइम। को प्राइम का मतलब हमेशा 2 फैक्टर, एक तो हमेशा रहता ही रहता है यार। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे आ जाइए। तो इसको हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है, ए बी और सी में। तो बोला गया बी का शेयर मेरे भाई कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, 3 लोगों में बांटेंगे और उनका रेशियो हमारा क्या दिया गया है, तो ए बी और सी का हमारा रेशियो दिया गया कि 1/2, उसके बाद हमारा बी का वैल्यू 1/3 है और इसकी वैल्यू 1/4 है। कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि रेशियो को आप ऐसे फर्जी तरीके से मत लिखिएगा कि बट्टे में रेशियो लिखा गया। नहीं, रेशियो कभी बट्टे में नहीं होता है, और अगर वो बट्टे में होता है तो वैसे हालात में आप उसे सुधारेंगे। कैसे? यहाँ 2 है, 3 है और 4 है, इन सब का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक लीजिए। इन सब का एलसीएम 12 आएगा। आप सबको 12 से गुना कर दीजिए। आप 12 में इससे गुना लगा दीजिए, 12 में 1 का गुना, 12 में 1 का गुना। अब देखिए तो कितनी बार में कटा, 6 बार में। ये कितनी बार में कटा, 4 बार में। ये कितनी बार में कटा, 3 बार में। तो अब इनका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 6:4:3। ये हमारा पूरा एबीसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि यही पैसे हैं और ये तीनों में बांटा गया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 7800 है, ये हमारा 6 4 10 और 3 13, यानी कितने की वैल्यू है, तो 13 की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, बी को कितना मिलेगा, यानी हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू हमें पता करनी है। 13 से काटेंगे तो मेरे भाई 600, और 600 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 2400। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, बीच बीच में मैंने थोड़ा सा आसान क्वेश्चन भी डाला हुआ है। आ जाइए, अलजेब्रा का कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जो पूछा जा रहा है जहां पर अगर लिमिटेड टाइम के अंदर आपका दिमाग क्लिक कर जाए तो वैल्यू आप निकाल पाएंगे, लेकिन अगर टाइम के अंदर क्लिक नहीं कर पाया मेरे भाई तो वैल्यू तो वहां पर छोड़िए, आप इसको मेथड से ही करेंगे। तो सोचिए इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। क्वेश्चन में बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, 4x² + y² की वैल्यू 40 है, xy की वैल्यू हमारी 6 है, तो 2x + y का मान हमसे पूछा गया, बताइए। बहुत शानदार। आप बोलेंगे सर देखो सारा खेल वैल्यू का है, वैल्यू समझ में आ गया तो बढ़िया है सर। आप देखिए ना, 2 ऐसी संख्या लेनी है जिन्हें गुना करने पर यहाँ 6 आना चाहिए। x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा। तो हमने कहा यार 3 और 2 हो सकता है क्या, बताओ। तो बोलोगे हाँ सर देखते हैं, 3 और 2 को गुना करने पे 6 आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने देख लिया कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है 3, और y की वैल्यू कितनी लेनी है, तो y की वैल्यू हमें 2 लेनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 3 लेनी है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, और y की वैल्यू 2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर वही बात है, चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर रहेगा। होल स्क्वायर बनाने की आवश्यकता तब पड़ेगी ना जब मेरे भाई हम वैल्यू ना सोच पाए। छोटा सा वैल्यू दिया गया था कि दो संख्याओं को गुना करने पे 6 आ रहा है, तो इतना तो आप जोड़ ही सकते हैं, सोच ही सकते हैं, इतना तो हम मान के चले आपसे। आ जाइए, चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने औसत का। कुछ इस प्रकार का भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मिडिल नंबर को रिप्लेस करने का या मिडिल नंबर को गायब करने का, या हमेशा मिडिल नंबर की वैल्यू पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये होता है कि मिडिल नंबर की वैल्यू बता दो, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मिडिल नंबर को अगर हम गायब कर दें तो औसत हमारा कितना रहेगा। जैसे आप इस सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया, 11 संख्याओं का औसत 32 है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है, लास्ट के 6 संख्याओं का औसत 36 है। तो बताओ यहाँ पर छठी संख्या यानी मिडिल संख्या का जो हमारा होगा एक तरीके से औसत कितना होगा। टोटल आपके पास 11 संख्या दे दी जाती है और बोला जाता है शुरू के 6 संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे मैं लिख रहा हूँ 6 7 8 9 10 11, ऐसे शुरू के 6 संख्याओं का औसत मेरे भाई कितना देता है, तो शुरू के 6 संख्याओं का औसत आपका जो है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 26, तो शुरू के 6 संख्याओं का औसत आपका 26 है। फिर उसके बाद यहाँ पर आखिरी के 6 संख्या, ये पूरा का पूरा आखिरी के 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी ये आखिरी के 6 संख्याओं का औसत कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये पूरे के पूरे 11 संख्याओं का औसत हमारा कितना देता है, 32 देता है मेरे भाई। ठीक है, और हमसे हमेशा पूछा जाता है कि ये जो बीच वाला डेटा है ना, ये बीच वाला डेटा जो दोनों तरफ से काउंट हो गया, इसको दोनों ने मिलकर थप्पड़ लगाया, इस वाले ने भी लगाया और इस वाले ने भी लगाया, यानी बीच वाले का वैल्यू क्या होगा। अब अगर हम बेसिक से जाएंगे, ठीक है, तो बेसिक से जाने के लिए तो हम आराम से कर सकते हैं कि हम क्या करें कि पूरा का पूरा इन 6 डेटा का सम निकाल दें, इन 6 डेटा का सम निकाल दें, 6 और 6 12 हो जाएगा, उस 12 में से यहाँ पर 32 इंटू 11 करके 11 डेटा के सम को घटा दें तो निकल जाएगा। लेकिन हम उतना मल्टीप्लाई क्यों करें, क्या हमें अप्रोच नहीं आता है, क्या हमारे पास स्मार्ट कंसेप्ट नहीं है, जब है तो हम ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए मैंने सारी गिनती लिखी है, आपको पेपर में वो सब काम नहीं करना है। ठीक, आपको यहाँ पर जो है पेपर में ये सारे फर्जी काम हटा के आप सीधा सीधा यहाँ पर बोलोगे सर देखो 6 डेटा का औसत हमारा कितना है, तो 6 डेटा का औसत हमारा 36 है। फिर उसके बाद अगले 6 डेटा का हमारा औसत कितना है, तो सर ये अगले 6 डेटा का औसत हमारा 36 है, और पूरे के पूरे यहाँ पर 11 डेटा का औसत हमारा कितना है, तो 32 है। आपको मिडिल नंबर पता करना है, तो सर अभी बताते हैं। सबसे पहले आप एक हमेशा काम करना डेविएशन, आप यहाँ पर डेविएशन निकालना कि डेविएशन कितने का है। बोलोगे सर ये डेविएशन क्या है, तो मेरे भाई अभी हम बताएंगे डेविएशन क्या है। डेविएशन का मतलब आप यहाँ पर देखिए कौन किससे कितना ज़्यादा है और कम है। जैसे ये 32 से देखो तो ये 32 से कितने की कमी है, तो 6 की कमी है, और ये 32 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। यहाँ की एक संख्या अगर 6 कम है तो यहाँ कुल मिलाकर कितना, ये डेटा होता है और ये एवरेज होता है। एक संख्या में 6 की कमी आ गई तो कुल मिलाकर 6 संख्या है, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -36, और यहाँ की हर संख्या 4 ज़्यादा है तो कुल मिलाकर यहाँ 6 संख्या है, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, +24, -36 + 24 यानी 12 का क्या है, तो डेविएशन है। तो अगर आपको मिडिल नंबर निकालना है तो मिडिल नंबर का आंसर हो जाएगा जितना आपका औसत था उसमें से आपको 12 कम कर देना है, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो बीच वाला डेटा कितना था, 20 था। आप ऐसे मान के चल लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टोटल संख्याओं का औसत था। ठीक है, यहाँ की हर संख्या 6 कम है तो एक संख्या में 6 की कमी, तो 6 में 36 की कमी। यहाँ की हर संख्या 4 ज़्यादा है तो एक में 4 की ज़्यादा, तो 6 में 24 का ज़्यादा, यानी 12 का कमी आ गया। ये 12 का कमी किसके वजह से आया, तो बीच वाले संख्या के वजह से आया। वो जा रहा है तो उसकी जगह से 12 की कमी आ जा रही है, यानी उसकी वैल्यू कितनी है, तो 32 - 12, यानी हमारी वैल्यू उसकी 20 आ जाएगी। ठीक है, चलिए
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का प्यारा सा क्वेश्चन। बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे दोस्त अगर आपको सीखने को मिलता है तो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी अच्छा मेरी क्लास से सीखने को मिलता है, जो क्लास मैंने आप लोगों के लिए ही रखा है, क्योंकि देखो मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है, मेरे कंसेप्ट अलग होते हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चंस करवाना और ऐसे करवाना ये सब ठीक है यार, करते रहेंगे ना, पहले थोड़ी अच्छी चीज़ें कर लें, जो बेस है अपना उसको थोड़ा सा सुधार लें, क्योंकि प्री में आपका इंपॉर्टेंट यही है जो आपके समय को बचाएगा। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको एक तरीके से मैं यूँ मान के चलूँ कि थोड़ा बहुत चीज़ें कम आती है तभी तो आप वीडियो सीख रहे हैं, अगर आपको आ रहा होता तो आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट यहाँ पर यह है कि हमारी जो चीज़ें कमज़ोर है मुझसे थोड़ा बेहतर करें, ताकि हमारे मॉक में मार्क्स और अच्छे आएँ और हम पेपर में एक अच्छा सा स्कोर स्टैंड अप कर सकें अपने लिए। जब मेंस आएगा तो मेंस के लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको। ठीक है, आ जाइए सवाल को देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹724 इन 4 ईयर एंड इतना इन 6 ईयर एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कौन सा ऐसा पैसा, कितनी राशि साधारण ब्याज के दर पर 4 साल में 724 रुपये और 6 साल में 870 रुपये हो जाती है। हमेशा ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है और इसको एक स्पेशल कंसेप्ट मैंने कहा है, वो है मुन्नी कंसेप्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन जहां पर दो तरह के सवाल स्पेशली पूछे जाते हैं, एक जिक्र होता है अमाउंट का यानी प्रिंसिपल का, और दूसरा मेरे भाई जिक्र होता है रेट का। ठीक है, मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ ना, ये वो बातों का पूरा निचोड़ है। पिछले 3 सालों में जो 7,500 सवाल हैं, उन 7,500 सवालों का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा 7,500 सवाल यहाँ बैठा हुआ है। सारे कंटेंट में जब सेट करता हूँ तो मुझे पता होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन डालना है, और डालना है तो कौन सा वाला यहाँ पर प्रीवियस ईयर की बुक उठानी है, या अपना जो ई बुक है यहाँ पर उसमें कौन से जगह पर कहाँ पर जाके वो टाइप मिल जाएगा, किस साल कौन सा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, सीपीओ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक एक चीज़ पता होती है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इस क्वेश्चन में 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो प्रिंसिपल के बारे में चर्चा होती है और दूसरा रेट के बारे में चर्चा होती है। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए व्हाट सम ऑफ मनी, मान लो पी नाम का कोई पैसा था, ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों में कितना हो जाता है, तो ये पैसा 4 सालों में 724 रुपये हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है यहाँ पर कि 6 सालों में यही पैसा कितना हो गया मेरे भाई, तो हमने कहा सर 6 सालों में ये पैसा ज़रा देखिए, तो 6 सालों में यही पैसा हमारा हो चुका है 870। तो हमसे हमेशा क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल और रेट 2 चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। हमने कहा ठीक है सर, हम बताएंगे दोनों के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सब आता है, अपने सब बताएंगे। आप यहाँ पर देखो, ये पैसा 4 सालों में इतना हुआ और ये पैसा 6 सालों में इतना हुआ, ऐसे सवालों में आप ये गैप निकालिए। ये गैप कितने का है, तो 6 - 4 यानी 2 साल का गैप है। और 2 साल में इसने कितने की कमाई की है, कितने की मोटी कमाई हुई है इसकी बताओ यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो कमाई की अगर बात करते हो, 10 से 4 6 146 रुपीज़ की इसकी कमाई हुई है टोटल। कुल मिलाकर कितना हो गया, तो 70 यहाँ पे और 76 यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर 146 की कमाई हुई है। तो 2 सालों में ये बंदा 146 रुपये का ब्याज कमा चुका है। अगर 2 सालों में इसने 146 रुपये का ब्याज कमाया है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 साल में इसने कितना कमाया होगा, तो सर 2 सालों में इसने 146 कमाया, तो 1 साल में ये 73, यानी इसका आधा कर दो तो इसका आधा 73। 1 साल में इसने 73 कमाया, तो यहाँ तो इसने 4 साल पैसा कमाया, क्योंकि देखो ये पैसा था 4 साल के ब्याज के बाद इतना बन गया, ये पैसा था 6 साल के ब्याज के बाद इतना बन गया, तो 2 साल का ब्याज इतना था। क्योंकि ये साधारण ब्याज का सवाल है तो हर साल जो ब्याज होता है वो समान होता है। तो 2 साल में 146 का ब्याज, तो 1 साल में 73 का ब्याज, तो 4 साल में मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो इसको 4 से गुना करो, तो 4 3 के 12 का 2, 7 चौके 28 1 29, यानी 292 रुपये का ब्याज कमाया होगा। ठीक है, इसका 4 गुना हमने कर दिया तो कितना आ गया, 292 का ब्याज। यानी ये पैसा था, इसमें इतने का ब्याज लगा और ये किसके बराबर हो गया, इतने के। तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हमें 724 में से 292 को घटा देना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से 432 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आ भी जाओ इज द सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 4 सालों में 6 सालों में 2 साल की वैल्यू दी है, तो 1 की वैल्यू हम निकाल देंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे 4 की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे भाई बता देंगे। अगर आपसे रेट पूछेगा तो आप रेट भी बता सकते हैं। रेट की वैल्यू क्या होती है, तो रेट की वैल्यू होती है SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है,
ब्याज कितने का है तो बोलेंगे सर 292 रुपए का है। प्रिंसिपल आपका कितने का है तो 432 का है, इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और ये 292 का जो ब्याज है वो कितने सालों में है, 4 सालों में है। ऐसे करेंगे तो आपका रेट भी मेरे भाई निकल के चला आएगा। तो कुल मिलाकर दोनों बातें पूछी जाती हैं, दोनों बातें आप यहाँ पर बता सकते हैं, प्रिंसिपल भी और रेट भी। ठीक है, चलिए आ जाइए। इस सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ से, तो आपको टेलीग्राम से इसका पूरा का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वो वीडियो को दोस्त लाइक करते रहेंगे। आ जाइए, अलजेब्रा का एक और प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए क्या दिया गया है। सर ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन है क्या? बिल्कुल, ब्रह्मास्त्र जो किताब है फॉर्मूला बुक की, वो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, सवाल में देखिए a बराबर 2b बराबर 8c है, तीनों का सम हमारा 13 दिया गया और हमें इसकी वैल्यू पूछी है। रेशियो का क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा सर देखिए a बराबर 2b बराबर 8c है, ये वैल्यू है हमारी, तो हमने कहा हाँ सर, तो a बराबर 2b और ये बराबर है हमारे 8c के। कभी भी ऐसा रेशियो आपको आ जाए ना तो हमेशा ध्यान रखना इनको अनुपात में कैसे लिखें। ठीक है, तो इनको अनुपात में लिखने के लिए आप यहाँ पर बोलेंगे सर 1 अनुपात b अनुपात c। कभी भी इस बात को याद है ना, ठीक है, जैसे आप अपने जीवन में क्या फॉलो करते हो, अपनी चीज़ें थोड़ी कम अच्छी लगती हैं। मैंने हमेशा कहा है ना, पड़ोसी का मोबाइल ज़्यादा अच्छा लगेगा अपने मोबाइल से, ठीक है, उसकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, और मेरे भाई बाकी सभी चीज़ें पड़ोसी की ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अपनी थोड़ी कम अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो वही बात है कि अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a को अपना कोफिशिएंट अच्छा नहीं लगेगा, b और c के दोनों कोफिशिएंट अच्छा लगेंगे, यानी 2 × 8 कितना हो जाएगा 16। b को निकालना है तो b को अपना कोफिशिएंट अच्छा नहीं लगेगा, 1 × 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। c की वैल्यू निकालनी है तो c को अपना कोफिशिएंट अच्छा नहीं लगेगा, बाकी दोनों के लगेंगे, तो 1 × 2 हमारा 2 हो जाएगा। आप इनकी रेशियो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेशियो से करोगे तो 2 से काटोगे 8 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 1 बार में, ये मेरे भाई इनके क्या आ जाएंगे, तो ये इनके रेशियो आ जाएंगे। ठीक है, सवाल में कहा गया तीनों को जोड़ने पे 13 आता है, और ज़रा देखिए तो तीनों को जोड़ने पे 13 आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, यानी जिसके सामने जो आया है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, जिसके सामने जो आया है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2c यानी 1 का 2 गुना 2, और इसका हम क्या कर देंगे तो रूट कर देंगे। 64, 16, 80 और 1 81, यहाँ पर 81, 81 का रूट हमारा 9 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, 9/2 सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवरानी जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर एसएससी जीडी के लिए प्लीज मेरे भाई, एसएससी जीडी के लिए क्या अलग से पढ़ाना है ये बताइए पहले। गजब बात आप लोग करते हैं यार, ये बताइए एसएससी जीडी एसएससी जीडी एसएससी जीडी, भाई मेरे जीडी के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना। आप ये बताओ ना कि क्या आपका वो जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमने करवाया था वो आपके जीडी के पेपर में नहीं आएगा? आएगा। तो मतलब हम अलग से वीडियो बनाएं, स्पेशल थंबनेल पर लिखवाएं, बोले एसएससी जीडी है, तो क्या तभी एसएससी जीडी रहेगा? ठीक है, समझा करो यार। आ जाओ, चलो बताओ, यहाँ पर इक्याई का अंक बताना है, जल्दी से बताओ यहाँ पर इक्याई का अंक कितना होगा इस सवाल में। ठीक है, अब जब भी आप इक्याई का अंक निकालते हैं तो इक्याई के अंक के लिए बाकी अंकों की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है, दूर दूर तक मेरे भाई यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं रहता है। जैसे मानो ये संख्या है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे ये मानो 3 अंक है ना, इन 2 की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें 7 की आवश्यकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, यूनिट डिजिट में मात्र 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो सिर्फ आप इक्याई के अंक के साथ संबंध रखो। कहने का मतलब क्या है कि शादी जिससे होती है ना, तो मतलब भी बाद में आप उसी से होता है, धीरे धीरे तो उसके परिवार से आपका मतलब कम हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर लड़के की शादी लड़की से हो रही है तो लड़की से ही मतलब होती है, उसकी घर वालों से कहाँ उतना मतलब होता है। उसी तरीके से जब आप संख्या का यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालते हैं तो उस संख्या से मतलब रखिए, बाकी क्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
समझ रहे हैं ना यहाँ पे? तो बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं होता है, सिर्फ उस संख्या पर फोकस होती है 7। और उसके पावर को क्या करो, तो पावर को हमेशा 4 से भाग कर दिया करो, क्योंकि यूनिट डिजिट में हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को बदल रहा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, उसके पावर को 4 से भाग कर देना है, जो शेषफल आएगा तो वही आपका क्या होगा, आप उसको लिखोगे। अब पावर में 4 से भी भाग करने का बड़ा शानदार नियम है। पावर में चाहे कितना भी लिखा हो ना, बस आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करिए। ये आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करिए, बस आखिरी के 2 अंकों को, और किसी से कोई मतलब नहीं है। कितनी बड़ी भी संख्या क्यों नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने यहाँ पर कहा सर देखो यहाँ लिखना है 7, और 7 का पावर कितना हो जाएगा, 13 को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर आता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ आ गया हमारा 9। ठीक है, उसके बाद 9 में यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ पर 47, 47 को 4 से डिवाइड किया तो 11 का 4 गुना 44 यानी 3 बचेगा, तो हमने 3 लिख दिया है। ठीक है, फिर यहाँ 24 को 4 से भाग करते हैं। अगर कोई संख्या 4 से भाग हो जाती है तो उस केस में पावर को हम 4 लिख देते हैं। जैसे 24 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो हम यहाँ पावर को कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अभी हम आपको सारा नियम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, 12 भी हमारा 4 से कट जा रहा है, तो 12 भी हमारा 4 से कट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब आप यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बता दो। ठीक है, तो 7 का पावर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 का यहाँ पर पावर देखो, अब 9 के भी, हाँ नहीं मेरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब 9 की भी कहानी ऐसी होती है ना कि देखो 9 का पावर अगर हमारा ऑड रहे, कहने का मतलब यहाँ पर हो जाता है 9 का पावर 1 रहे तो हम 9 लिख देते हैं, और 9 का पावर अगर हमारा इवन रहे ना मेरे भाई, यानी जैसे 9 का स्क्वायर, तो वैल्यू 1 हो जाती है। हालांकि अगर इतनी चीज़ें आपको याद नहीं है तो सीधा 9 का क्यूब मारो। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब 729 होता है, और 729 में क्या एक अंक आपका 9 होता है। ठीक है, 4 का पावर 4। ठीक है, 4 में भी कहानी सेम होता है। 4 का पावर अगर हमारा ऑड रहे, जैसे मान लीजिए 4 का पावर 1 रहे तो उसे हम 4 कहते हैं, और 4 का पावर इवन रहे, जैसे मान लो यहाँ 4 का स्क्वायर, तो वहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। यहाँ 4 का पावर इवन है तो क्या ही का अंक 6 आ जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए वो याद नहीं है, सीधा 4 का पावर 4 निकाल दो तब भी 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 6 लिख देंगे। 9 इंटू 7 63 का 3, और 6 इंटू 6 आपका 6 आ जाएगा। 3 इंटू 6 18, यानी क्या का अंक 8, ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? एक बच्चा कहता है सर इतना डिटेल, मेरे भाई मैं डिटेल ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, वो पढ़ाना ही किस काम का जहाँ पर डिटेल चीज़ें बताई ना गई, बताइए। ठीक है, वो पढ़ाना ही मेरे भाई किस काम का जहाँ पर डिटेल ही ना बताओ। मैं यहाँ फॉर्मेलिटी पूरा करने नहीं आया हूँ दोस्त। यहाँ पे यूट्यूब एक फॉर्मेलिटी मेरे लिए नहीं है। यूट्यूब एक ऐसा, मैं कभी नहीं सोच के चलता कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है तो बच्चों को बस उतना ही पढ़ाओ जितना फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर मैं एक बाई प्रोफेशन एक शिक्षक हूँ, अगर मेरा यहाँ पर मैंने कलम पकड़ा है सिखाने के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि पूरी चीज़ें सिखानी चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हम अपने पेड प्लेटफॉर्म पे बढ़िया पढ़ाएंगे, फ्री प्लेटफॉर्म पे थोड़ा कम डिटेल में बताएंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, 4 सवाल कम होंगे मुझे मंजूर होता है, लेकिन डिटेल में मैं पूरा बताऊंगा, ये मेरा अपना तरीका है। ठीक है, आ जाइए। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका प्री और मेंस लगभग हर जगह पर ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। सवाल में यहाँ क्या बोला गया है, व्हेन दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, ठीक है, द रिमाइंडर इन ईच केस इज y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। 2018 का मेंस का ये क्वेश्चन है, 19 मेंस में भी ये क्वेश्चन आया, 20 मेंस में भी ये क्वेश्चन आया, MT और साथ में यहाँ पर सीजीएल के प्री में भी क्वेश्चन आया। कहा जाता है कि देखो यहाँ पर क्या है कि इन तीनों को किसी एक सबसे बड़ी संख्या से भाग कर दिया जाता है, और भाग करने पे सब में सेम रिमाइंडर आता है, सबका जो शेषफल है वो सेम होता है। तो पहली बात, उस संख्या और उस रिमाइंडर दोनों का अंतर बताइए कि दोनों का अंतर कितना होगा मेरे भाई। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, जब भी आज के बाद ये 2 लाइनें पकड़ लेना, इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों, कि व्हेन दिस आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, हिंदी में भी इन सभी संख्याओं को सबसे बड़ी से h से विभाजित किया जाए, उस केस में आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले उन संख्याओं को लिख दीजिए। आज ही ऑफलाइन में एक लड़की ने यह डाउट पूछा था, और वहीं पर मैंने उन्हें बात बताया भी था। सेम क्वेश्चन उनका डाउट था। ठीक है, सेम क्वेश्चन उनका डाउट था जब आज वो लेकर आई थी। मैंने कहा था देखो बच्चे, अगर तुम्हें x की वैल्यू बतानी है तो काम करो, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस
ले लो। इन दोनों का डिफरेंस तुम्हारा कितने का आएगा बताओ, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका 72 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ठीक है 48 हो गया सर। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो सर 48 हो गया। अब आपको यहाँ पर अगर x की वैल्यू बतानी है ना, तो x की वैल्यू मेरे भाई HCF होगा, और किसका HCF होगा, तो ये 72 और 48 का HCF होगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, वो सबसे बड़ी संख्या पता करनी है, वो सबसे बड़ी संख्या पता करनी है जो इन तीनों को विभाजित करने पर सेम रिमाइंडर दे। तो इनके डिफरेंस का HCF ले लो, यानी महत्तम समावर्तक। अगर आपको HCF नहीं निकाल पा रहे तो आप इनका भी डिफरेंस ले सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस देखो 12 से 8 4, ठीक है, और यहाँ पर 2, ठीक है, यानी 24 हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता कि इनका HCF क्या है, तो इनके अंतर का भी अंतर ले लो, जो मेरे भाई आएगा या तो ये खुद होगा, नहीं तो इसका कोई ऐसा फैक्टर होगा। क्या 24 72 को भाजित करता है, जी हाँ। क्या 24 48 को काटता है, जी हाँ। यानी x की सीधी वैल्यू आपकी 24 आ गई। बताओ, सबसे स्मार्ट अप्रोच आपका। डिफरेंस लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, x की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है। अब ये 24 वो सबसे बड़ी संख्या हो गई जो इन सबको विभाजित करती है और सबके केस में बराबर रिमाइंडर देती है। तो हमें यहाँ बोला गया कि वो रिमाइंडर भी तो चाहिए, y भी तो चाहिए, तो खोपचे में ले जाके इससे भाग कर दो। यानी 1062 को आप किससे भाग कर दो, इस 24 से भाग कर दो, और रिमाइंडर पता कर लो कितना है। तो 24 का 4 गुना मेरे भाई 96 आ चुका है। कितना बच गया आपको, तो 102। फिर यहाँ पर 24 का 4 गुना 96 आ गया, कितना बच गया 6, यानी रिमाइंडर कितना आ चुका है 6। तो y की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आ गई, तो ये हमारा x का वैल्यू है और y का वैल्यू कितना है 6। आंसर में हमसे पूछा गया था कितना दोस्त, x माइनस वाई, 24 से 6 गया 18 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग इज द सही आंसर हो जाएगा। क्लास कब होती है, रोज रात 8:30 बजे होती है, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त। और भी कई सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन अभी समय की कमी के कारण मैं बाकी क्वेश्चन अभी नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैडम की आपकी क्लास है, नीतू मैम की। और भी प्यारे प्यारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्योमेट्री के, कुछ अलजेब्रा के, कुछ मेंसुरेशंस के, तो इन्हें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। आज का जो सबसे पहले सेशन है उसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम को इग्नोर मत किया करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक बच्चा आया और पिछली बार की 60 दिन 60 मैराथन के पूरे PDF का कंपाइलेशन उसने रखा हुआ था। उसने दिखाया भी कि कैसे उसने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया, और उसके बाद यहाँ पर उसका सिलेक्शन भी हुआ पेपर में, ठीक है। तो टेलीग्राम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर सभी PDF आपके अपने फ़ायदे के लिए होती है, कोई प्रमोशन यहाँ पर नहीं होता, कुछ और चीज़ें नहीं होती, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री प्लेटफॉर्म है। आराम से जिस तरीके से व्हाट्सअप है और भी चीज़ें एप्लीकेशंस होते हैं, वैसा ही टेलीग्राम भी होता है। डाउनलोड करो। ये 2 चैनल है हमारे, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन। सभी टीचर्स का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है और मैथ्स का पूरा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ से ज्वाइन करके और यहाँ पर सारा कंटेंट आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी को और डिटेल वे में पूरा मैथ्स पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए मेरे भाई, तो मैथ्स का आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, ऑल इंडिया, ठीक है। ये रिकॉर्डेड बैच में हमने कंप्लीट मैथ करा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस, ठीक है। इसकी फीस भी काफ़ी कम है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 699 है। और कहाँ मिलेगा, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। साथ में हमारा जो नया बैच आया है मेरे भाई यहाँ पर, तो वो नया बैच आपको आया है कितने तारीख से, 6 अक्टूबर से, अभी रिसेंट में। और ये बैच जो है आपको कंप्लीट करवाएगा पूरा नेक्स्ट ईयर का इसका टारगेट होगा, इस बार के CGL के लिए टारगेट नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको डेली लाइव क्लासेस अभी करवा रहे हैं अरिथमेटिक के, फिर कुछ टाइम के अंदर 2 क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे अरिथमेटिक प्लस एडवांस। तो जो बच्चा रोज क्लास लाइव लेना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से हर कुछ पढ़ना चाहता है, वो हमारा चैंपियंस बैच में एनरोल कर सकता है। किसी भी प्रकार की परेशानी है तो इस इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट से ही मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे भाई कि वीडियो कैसा लगी। इसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच है, कॉम्बो बैच में हमारे सभी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। जैसे मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, GS स्पेशल, सबको मिला दो तो कॉम्बो होता है, और कॉम्बो की फीस आपको 2500 है, स्पेशल डिस्काउंट 1100 का आपको मिलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे भाई इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और